हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। फ्रेंड्स, देखते हैं 14 जून का करंट अफेयर। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है भारत, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। देखिए, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ। मित्र अर्थ वाला एक्वेरियन भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट देखते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुत्ते के मांस के व्यापार और वाणिज्यिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुत्ते के मांस के व्यापार और वाणिज्यिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के नागालैंड सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा खंडपीठ ने बाजारों और डाइन इन रेस्तरां में कुत्ते के मांस की बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के नागालैंड सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कुत्ते का मांस नागाओं की संस्कृति और रीति रिवाज का हिस्सा है और वे कुत्ते के मांस की आपूर्ति और बिक्री के माध्यम से कई वर्षों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नागालैंड सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 2014 के एक परिपत्र के आधार पर आदेश जारी किया था। तो इस परिपत्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के एक उप विनियम के तहत निर्दिष्ट जानवरों के अलावा अन्य जानवरों को मारने की अनुमति नहीं है। कुत्ते सूची का हिस्सा नहीं है, इसलिए नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर क्या आ जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ईरान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। 12 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की और $600 मिलियन से अधिक बकाया राशि का भुगतान करेगा। अमेरिका ने यह निर्णय महसूस करने के बाद लिया है कि चीन यूनेस्को नीति निर्माण में अमेरिका द्वारा छोड़े गए जगह को भर रहा है। अमेरिकी सरकार इस वर्ष अपना बकाया $10 मिलियन बोनस अंशदान के रूप में देगी। यह निर्णय यूनेस्को के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है। अमेरिका यूनेस्को का सबसे बड़ा फंडर था। तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यूएसए ने यूनेस्को से क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। अभी फिर से ये यूनेस्को जा रहे हैं ज्वाइन करने। ठीक है, इसमें फिर से शामिल होने जा रहे हैं। और आगे देखिए क्या है, यह निर्णय यूनेस्को के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है। अमेरिका यूनेस्को का सबसे बड़ा फंडर था। 2017 में अमेरिका ने इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए यूनेस्को छोड़ दिया था। तो 2017 में क्या हुआ था, यूएसए ने यूनेस्को को छोड़ दिया था। हाल के वर्षों में यूनेस्को ने अमेरिका के छोड़े जाने के कारणों को दूर करने के लिए काम किया और इसने बजट में सुधार लाए हैं। बजट में बाइडेन प्रशासन यूनेस्को के बकाये के भुगतान के लिए पहले ही $150 मिलियन का अनुरोध कर चुका है। इससे पहले अमेरिका ने 1984 में रीगन प्रशासन के तहत यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया था। बाद में अमेरिका 2003 में यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया। तो ये है यूएसए की कहानी यूनेस्को के साथ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर हो गया है। ऑप्शन है 4.2%, 5.2%, 6.3% और 3.2%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4.2%। अप्रैल में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.2% बढ़ा। मुख्य रूप से निम्न आधार प्रवाह और विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में तेजी के कारण फैक्ट्री उत्पादन में अप्रैल में 4.2% तक पहुंच गया। आंकड़ों के लिहाज में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP अप्रैल में 134.5 से बढ़कर 140.2 हो गया। अप्रैल 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट एक साल पहले के 5.6% के मुकाबले 4.9% बढ़ा है। इससे पहले मार्च में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 5 महीने के निचले स्तर 1.1% पर पहुंच गई थी। अप्रैल 2023 में पिछले वर्ष के 11.8% की वृद्धि के मुकाबले बिजली उत्पादन में 1.1% की गिरावट आई है।
अप्रैल 2023 के दौरान खनन उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगातार 5वें महीने गिरावट जारी रही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4.2, यानी अप्रैल 2023 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.2 बढ़कर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन है एल्बिनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, एलिमिनेट एल्बिनिज्म, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स विद एल्बिनिज्म। जिसका राइट आंसर क्या होगा इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, रूस, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इटली। इटली के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रीमियर सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 12 जून 2023 को निधन हो गया। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी का मिलान के सैन राफेल अस्पताल में निधन हो गया। बर्लुस्कोनी ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। हाल ही में उन्हें फेफड़े में संक्रमण हो गया था। ठीक है, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसने स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर ढकेल दिया है। यानी पहले कौन था? तमिलनाडु था। अब तमिलनाडु को पीछे छोड़ के कौन हो गया है? गुजरात हो गया है। आगे देखिए, 31 मई 2023 तक गुजरात की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 10,416 मेगावाट थी, जबकि तमिलनाडु की पवन ऊर्जा 10,125 मेगावाट थी। ठीक है, गुजरात की पवन ऊर्जा क्षमता 2 साल पहले तमिलनाडु की तुलना में लगभग 1,000 मेगावाट कम थी। अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेपों, बुनियादी ढांचों की उपलब्धता और डिस्कॉम की मजबूती वित्तीय स्थिति के कारण तेजी से क्षमता वृद्धि के कारण गुजरात शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। और तमिलनाडु को निकासी के मुद्दों, प्रतिबंधित उतार चढ़ाव, भूमि की उपलब्धता और विलंबित भुगतान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बाद गुजरात 20,000 मेगावाट से अधिक की संचयी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य भी है। 31 मई 2023 तक गुजरात की संचयी स्थापित क्षमता 20,293 मेगावाट थी। समग्र नवीनीकरण क्षेत्र में राजस्थान 22,518 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ शीर्ष राज्य है और तमिलनाडु 18,125 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CACP ने केंद्र सरकार को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की है। किसको की है? ऑप्शन है यूरिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जैविक खाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूरिया। CACP ने केंद्र सरकार से यूरिया को NBS व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की है। यूरिया के असंतुलित उपयोग के मुद्दे को हल करने के लिए CACP ने केंद्र को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी अर्थात NBS व्यवस्था के तहत यूरिया को लाने की सिफारिश की है। कृषि में यूरिया का अनुपातहीन उपयोग पौधों के पोषक तत्वों के असंतुलन के बिगड़ने के प्राथमिक कारणों में से एक है। वर्तमान में यूरिया NBS के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम जैसे गैर यूरिया उर्वरक आते हैं। अन्य उर्वरकों को MRP NBS नीति के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है। इन उर्वरकों के निर्माता उचित सीमा के भीतर MRP तय करने की स्वतंत्रता रखते हैं। नतीजतन यूरिया की तुलना में अन्य उर्वरकों की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे किसानों का झुकाव यूरिया की ओर हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूरिया। इसको किसके अंतर्गत लाया जा रहा है? NBS व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीटर एल्बर्ट्स, मार्जन रिंटेल,
कैमियल बर्लिंग, बेंजामिन स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर एल्बर्स। 11 जून को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आयटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। वह जून 2024 से वर्तमान अध्यक्ष यवोन मंजी मकीलो की जगह लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर एल्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उस शीर्ष एथलीट का नाम बताइए जो पेरिस डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन है विकास गौड़ा, जेस्विन एल्ड्रिन, अविनाश साबले, मुरली श्रीशंकर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुरली श्रीशंकर। भारत के शीर्ष एथलीट मुरली श्रीशंकर पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे हैं। 10 जून को फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग 2023 एथलेटिक्स में तीसरे प्रयास में मुरली ने 8.09 मीटर की छलांग लगाई। मुरली श्रीशंकर डायमंड लीग प्रतियोगिता के शीर्ष 3 में स्थान बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा और विकास गौड़ा यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने 8.13 मीटर की छलांग लगाकर पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुरली श्रीशंकर। तो ये रहा आज का आपका 14 जून का करंट अफेयर। और अब वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा। और मैं डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ। ये पूरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें डेली का 10 करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। और पढ़ते रहिए जिससे आप भी अपडेट रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।